अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान एंड अबू धाबी रिलेशनशिप के हवाले से। हम देख रहे हैं अबू धाबी वली अहद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और ये जो दौरा है, सरकारी दौरा, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइन बात है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 मफाहमती याददाश्तों पर अभी दस्तखत करवा लिए गए हैं। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ जो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर है, इसके अंदर जो है वो काफ़ी काम होने की ज़रूरत भी है। और हमने देखा कि यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ कीन होकर इस बात पर MOU साइन कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद इनके ऊपर काम भी होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और पाकिस्तान के अंदर जो हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात है वो ज़रूर होगी। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात कर रहे हैं सऊदी ग्रुप के हवाले से। सऊदी ग्रुप खुशाब जो पाकिस्तान में मादनियात के सेक्टर में $150 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसके हवाले से भी एक अच्छी चेंज होगी, क्योंकि FDI के अंदर पाकिस्तान में जो एक हम कह सकते हैं ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, वो बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में हमारे लिए नीड भी है और हमारे आने वाली फ्यूचर को वो इम्पैक्ट देते हुए दिखाई दे रही है। आज इसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान के अंदर जो बायलैटरल रिलेशन है उसके हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। हमने देखा पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान रिलेशंस पिछले 4 दिनों से जो हम एक इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर साहब के भी विजिट्स देख रहे थे और उसके अंदर जो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके हवाले से भी हमने बात की। आज ये भी हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में होने जा रही हैं। और हम देख रहे हैं कि दिसंबर में सुकुक बॉन्ड की नीलामी का ऑफ कोर्स एक अगेन आगाज़ होगा और यहाँ पर 2.25 बिलियन रुपीस जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। गवर्नमेंट ने सुकुक बॉन्ड के ज़रिए पहले भी काफ़ी कलेक्शन की है, आने वाले दिनों में भी कलेक्शन की जा रही है, क्योंकि सुकुक इजारा आपको याद होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शुरू हुआ था और गवर्नमेंट को इससे डायरेक्टली बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि उससे डेट के ऊपर एक इम्पैक्ट कम होता है। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। अभी हम देखते चलते हैं एक रिपोर्ट पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से, इकोनॉमिक हमारी क्या टाइज है, फिर वापस है प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी और सकाफती रिश्तों पर मबनी हैं। हालिया बरसों में दोनों ममालिक ने तजारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम से बाहमी ताउन में नुमाया पेशरफ्त हुई है। दोनों बरादर ममालिक की शराकत दारी और मुश्तरका मफादात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान दोनों ममालिक के माबैन ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने और बाहमी तजारत को वुसअत देने के लिए मुताद्दिद मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। इन मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों में दिफा, टेक्नोलॉजी, तकनीकी तरबियत, मीडिया और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने जैसे शोबे शामिल हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने सफारती पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा फ्री सफ़र की सहूलत देने के साथ मादनियात और खानगनी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों बरादर ममालिक ने आइंदा बरसों में बाहमी तजारती हुजम को $2 अरब तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे में उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर अमल दरामद के अज़्म का इआदा किया गया है, जो खित्ते में तजारती और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ और खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जी, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के हवाले से ही बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन दिस स्टूडियो, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है शहबान खालिद साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, एक तो हम देख रहे हैं बिज़नेस एक्टिविटीज़ के हवाले से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो इंटरनेशनल रिलेशन है। हमारी जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंटरेक्शन है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और पहले वंस इन अ ब्लू मून हम देखते थे, कोई विज़िट होता था, कोई काउंटर पार्ट आता था, कोई कभी हम चले जाते थे, लेकिन अब ये इट्स नॉर्मल थिंग, वीकली हम विजिट्स देख रहे हैं। क्या कहेंगे? आई थिंक इसका जो इम्पोर्टेंस है हमारे पूरे ऑल इकॉनमी में वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज FDI के बगैर शायद पाकिस्तान वो नहीं कर सकता जो हमारी एम्बिशंस हैं, और जो हमारी पॉपुलेशन बेस है उसको सस्टेनेबल रखने के लिए भी हमें ऐसी FDIs चाहिए। एक तो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हों, या तो वो हो या FDIs आती रहें। किसी ना किसी तरह से आपने अपने इकोनॉमिक साइकिल को चलाने के लिए और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बराबर करने के लिए कहीं ना कहीं से डॉलर लेके आने होते हैं, और उसका एक तरीका या तो एक्सपोर्ट या FDIs। और FDIs हमारे मुल्क में एक बेशुमार पोटेंशियल है और उसको टैप करने की बात है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में देखा गया कि कुछ
सिक्योरिटी की सिचुएशंस की वजह से शायद हम इतना कायल नहीं कर सके। हालांकि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, जैसे आपने अर्ज़ किया, मादनियात में बहुत पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है, कैटल में, लाइव स्टॉक में, ऐसी बेशुमार ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। आपने सऊदी कंपनी का मेंशन किया, खुशाब जी, और वो एक खुशाब तो एक है, रिकोटेक में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जी, इन्वेस्टमेंट जी, जी, करना जी, चाह रहे हैं, of तो ये course. चीज़ें खुशाइन है। बट बात यह है कि आप बाहर जाएं, उनको बताएं कि जी पाकिस्तान इज़ रेडी एंड ओपन फॉर बिजनेस, और तभी शायद आप उनको कायल कर सकते हैं। और शबान साहब, पहले हम देखते थे कि बात हो रही होती थी कि हम लोन ले लेते हैं, हम अपने मुल्क के कर्जों में थोड़ा सा ये कहते थे ना कि हमारे पास नीड है, चलें भाई लोन ले लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट आए, बिजनेस हो, लोन की बात ना हो। अगर ऐसे हो जाए तो नथिंग लाइक इट जी। और मगर बात ये, जब भी आप ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपने रिसोर्सेज बिल्कुल ही दे दें जिसका आपको एक रिटर्न ना आता हो, तो वो भी कोई बहुत खुशाइन बात नहीं है। जैसे रिकोडेक में हमने देखा था कि पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर वो एक लिटिगेशन में चला गया, बाद में उसको रिजॉल्व कर दिया गया। एक तो लिटिगेशन से बचना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जब आप एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को लिटिगेशन में लेके जाते हैं तो आपका एक परसेप्शन जो है ना वो चेंज हो जाता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर नहीं हो शायद। तो हमें एक मैसेज देना है, और मैं समझता हूँ कि जो पिछले वक्त में हो रहा है और अभी भी मेरे ख्याल से उसकी कंटिन्यूटी चल रही है कि जी हम अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को ऑनर कर रहे हैं, करते रहेंगे। लिहाजा आप अगर आएँ और आपको पोटेंशियल नज़र आए आपकी किसी इंडस्ट्री में, तो आके ज़रूर इन्वेस्ट करें। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे अरबिक कंट्रीज़ हैं, उनकी जो अगर सिमत पाकिस्तान की तरफ उनके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं, ना सिर्फ के एशिया, साउथ एशिया, बल्कि वो तो पूरी जी नहीं, सारे ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं। मल्टी बिलियन डॉलर फंड्स हैं इनके पास। तो अगर पाकिस्तान की तरफ उनकी अटेंशन डाइवर्ट की जाए, बेशक थोड़ी शुरू में थोड़ी हो, मगर अगर उनको आप फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे पाएंगे तो शायद मैं समझता हूँ इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छा रहेगा। पाकिस्तान और अबू धाबी के हवाले से बात करना ज़रूरी है। अभी अबू धाबी वली अहद भी आए हुए हैं पाकिस्तान। अच्छा, ये दौरा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की जो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जा रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेलवे के हवाले से हो। इसमें बात बताएं। मैं जैसे अर्ज़ किया, हमारे पास बेशुमार इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ही जिस पे बहुत काम किया जा सकता है। और जैसे आपने रेलवे मेंशन किया, रेलवे की एक बहुत बड़ी, एक तो हमारे विद इन पाकिस्तान की एक अपॉर्चुनिटी है, बट आप ये जहन में रखें कि सीपैक कॉरिडोर है, उस पर एक रेलवे का भी एक प्लान है, ग्रैंड मास्टर प्लान है। और एक आपका रेलवे का जो प्रॉस्पेक्ट है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, और एक रेलवे का प्रॉस्पेक्ट है आपका थ्रू ईरान एंड टर्की आप यूरोप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर तो पोटेंशियल देखा जाए, और उसमें जो पाकिस्तान का जो ग्रैंड स्कीम ऑफ प्लान में अगर उसको आप सही तरह उसको पोर्ट्रे कर सकें और प्रोजेक्ट कर सकें किसी इन्वेस्टर को, तो मैं समझता हूँ कि रेलवे तो एक है। इस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, लाइव स्टॉक बहुत बड़ा सेक्टर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान बाय रोड या बाय ट्रेन जो है वो ये ट्रैवलिंग के हवाले से रवाबित होंगे। अच्छा, इससे हमारी ट्रेड को कैसे देखते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बाय रोड कुछ एक ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है, और फिर रीजन के अंदर हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? देखिए, जो रोड ट्रांसपोर्ट से कई गुना चीपर है रेलवे ट्रांसपोर्ट, गुड्स फॉर गुड्स स्पेशली। और उसका जो क्वांटम है ना, जो आप रोड से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो मैच नहीं किया जा सकता। रेलवे से जो क्वांटम बहुत बढ़ जाता है, जी बहुत बढ़ जाता है, और उसका जो प्रिडिक्टेबिलिटी है और उसकी जो प्लानिंग है वो बहुत बेहतर हो सकती है। शुरू से आप देखें, जब सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश भी आए थे, तो जब उनका रेल रोड का मैकेनिज्म था, उसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट, उनके लिए तो खैर एक और उसका स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पर्पस भी था, बट गुड्स एंड मूवमेंट की जो मूवमेंट है वो रेलवे के लिए, रेलवे सबसे ही एफिशिएंट सिस्टम्स है। और उसका जो एक तो ये है ना, कॉस्ट, इसकी कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट उसकी ज़्यादा, बट उसका जो हमारे लिए जो दूरस फ़ायदा वो ये है कि हम उधर ट्रेन जब उधर जाए तो पाकिस्तानी गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल हो जाती है, जो आज हमारे अनटैप्ड पास है। बहुत सारी
ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम भेजते हैं उज़्बेकिस्तान के थ्रू आगे और यूरोपियन कंट्रीज़ में भेज सकते हैं। अच्छा, हमारे पास ये ऑप्शन मिल जाता है कि अगर हम स्मार्ट एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो हमारे लिए एक अच्छी मार्केट के डोर्स ओपन हो जाते हैं। अब हमारे पास टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर बहुत सारी ऐसे वैल्यू एडेड चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी बहुत बड़ी ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं, इवन टैग तक पंच करके दे रहे हैं, उनके टैग्स लगा के दे रहे हैं, प्राइस टैग्स भी लगा के दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम हमारे पास मार्जिन जो होता है वो बचता है। तो प्रॉफिट्स ज़्यादा कैसे किए जाएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि कई हमारे ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं, ये बात आपकी ठीक है कि जैसे सर्जिकल में मैंने सुना है कि काफ़ी ऐसा प्रैक्टिस होती है कि जी इधर से एक्सपोर्ट होता है, यूरोपियन कंट्री में उनका टैग लगता है और वही चीज़ 10 गुना कीमत में बिकती है। वाइल ये हो रहा है, बट टेक्सटाइल में हमारे ये भी ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो मेड इन पाकिस्तान लोगो लगा के और अपने ब्रांड को और अपने मुल्क को एक रिकग्नाइज़ करवा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टेक्सटाइल्स की बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट बनाई जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो सिर्फ अपने नाम से बेच रही हैं प्रोडक्ट्स को और बाकी पाकिस्तान सेम वही क्वालिटी अपने मेड इन पाकिस्तान के नाम से भी दे रहे हैं। हमारे पास कई सक्सेस स्टोरीज हैं टेक्सटाइल में, और ना सिर्फ टेक्सटाइल में, और भी जहाँ पे एक्सपोर्ट में उन्होंने नाम बनाया है। मैं समझता हूँ खाड़ी एक हमारा एग्जांपल है जहाँ पे अब वो बाहर जाके चेन आउट कर रहे हैं। सर प्राइवेट नाम नहीं लेंगे, हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारी चीज़ें कई ऐसे हैं नाम जो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बाहर जाके और वो उसमें अच्छा काम कर रहे हैं, और भी हैं जो उनका मैं नाम नहीं ले सकता। और मतलब मगर टेक्सटाइल एक सेगमेंट है हमारा, प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर, कैटल, बहुत बड़ी बड़ी हम कह सकते हैं कंपनीज हैं, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर क्यों नहीं हुई, ये एक क्वेश्चन मार्क है और ये रेस करना चाहिए। जो पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं, जो पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड हो, ताकि आम आवाम भी उनकी प्रोडक्शन में या उनकी जो हम कह सकते हैं कंपनीज में थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सके और फ़ायदा ले सके। शबान साहब मौजूद हैं। शबान साहब, क्या कहेंगे कि अब हम थोड़ा सा अबू धाबी रिलेशनशिप के हवाले से ही बात कर रहे हैं। हमारे पास जो एग्रीकल्चर आपने जिक्र किया कि हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, या फिर हम अगर थोड़ा सा ये बात करें कैटल फार्मिंग या डिफरेंट जो उनके टेस्ट के हिसाब से फूड सिक्योरिटी है उसको थोड़ा सा केटर कर ले तो हमारे पास बड़ी गुंजाइश बन जाती है। देखिए जी, जहाँ तक फूड सिक्योरिटी का ताल्लुक है वो तो उस पर बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं और आज से नहीं बड़े अरसे से कर रहे हैं, और वो तो इस लेवल पे चले गए कि रेगिस्तान के अंदर उन्होंने एग्रीकल्चरल फील्ड्स बना ली हैं। अच्छा। तो वो उन्होंने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अपनी इम्प्रूवमेंट की है, बट रिगार्डलेस वो फिर भी अपनी जो फूड सिक्योरिटी जो ऐसी जो चीज़ें पाकिस्तान में बेशुमार बनली और चीपर अवेलेबल हैं उसके लिए, और उसमें कैटल का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें। अच्छा, लाइव स्टॉक पे पहले ही पाकिस्तान बहुत काम कर रहा है, चाहे वो चाइना, चाहे वो ये गल्फ कंट्रीज हो। एक्चुअली लाइव स्टॉक पे काम करना और है, मगर आप उनकी स्टैंडर्ड्स को मीट करके उस मार्केट को टैप कर सकें और उधर से रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स अर्न कर सकें, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और अब इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स कई ऐसे पावर हाउसेस, बिजनेस हाउसेस हैं जिन्होंने ये चीज़ एक्सप्लोर करना शुरू की है उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए। और हमारे एग्रीकल्चर पे भी ये मसला है, आम बेशुमार है, और जो जैसा हमारा आम है कहीं शायद वो हॉर्टिकल्चर है उसके हवाले से, मगर उसकी पैकेजिंग, उसकी स्टेरिलाइजेशन और सारा उसको फॉलो करना, उसकी शेल्फ लाइफ को मैनेज करना, ये वो चीज़ें हैं जो ये मुल्क मांगते हैं। और जो हमारे सर इसके ऊपर बात करते हैं, हम 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अपडेट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज की मार्केट में ओपन हुई मार्केट 1,13,862.32 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 1,14,456.91, lower was 1,13,729.52 and finally closure 1,13,784.3, यानी कि 78.02 का डिक्लाइन। आज हम देख रहे हैं फ्लैट नोट देखा गया मार्केट में। शबान साहब, हम फ्रूट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हमें स्टॉक एक्सचेंज के लिए या फ्रूट्स? देखिए, ये तो इनिशिएटिव लेने की बात है और कोई इंसेंटिव देने की बात है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर जो ये फ्रूट और कई ऐसे फ्रूट्स हैं जो आप ना बाय शिप भी शायद एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए कार्गो, एयर कार्गो होना ज़रूरी है, और उसकी फैसिलिटी आया कि मौजूद है नहीं है, उसको आप कितनी जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप शिपमेंट एयरपोर्ट तक पहुंचा दें और एयरपोर्ट पर पड़ी रहे और वहीं पे माल ख़राब हो जाए तो ये तो ज़्यादती वाली बात है।
तो हमारे कई ऐसे इदारे हैं जिनको जो इक्वली क्रिटिकल हो जाते हैं बिजनेस जो उस कारोबार को इनिशिएट करते हैं। बहरहाल आई थिंक लेटली उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई और आगे से होती जाएगी। अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हवाले से ही बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा रूम मौजूद है। आपने कहा कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा। फ्रूट्स के लिए हमारे पास किन्नू एंड मैंगोस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान की टेस्ट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की एक अपनी डिमांड भी है और फिर इंटरनेशनल मार्केट्स भी है। तो हमें सिर्फ प्रोडक्शन पे डिपेंडेंसी की एक ज़रूरत है या फिर हम सिर्फ मार्केट को ही टैप करेंगे? देखिए, अब जो नए मैंने जैसे अर्ज़ किया आपको ना, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं ना, उसमें आपकी यील्ड कई गुना बढ़ सकती है जो आज तक हम शायद टैप नहीं सही तरह टैप नहीं कर सके। और अगर टेक्नोलॉजी उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। शायद आपको मालूम हो एक बड़ा परसेंटेज ऑफ प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फार्म से मार्केट आने के दरमियान में ही ज़ाया हो जाती हैं क्योंकि उसके मैकेनिज़्म सिस्टम्स नहीं इम्प्लीमेंट हुए, बने ही नहीं हुए। और वो पुराने तरीक़ों से वो जब चीज़ें लेके फार्म से मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो कई चीज़ें रास्ते में ही ज़ाया हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जहाँ पे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोरेज की कैपेसिटी, उसकी जैसे मैंने अर्ज़ किया, उसकी पैकेजिंग, स्टरलाइजेशन, उसकी जो शेल्फ़ लाइफ की जो मैनेजमेंट है, जो हर मुल्क के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको फॉलो करने से काफ़ी हमारे एक्सपोर्ट का और इसमें बेहतरी आई जा सकती है। कोल्ड स्टोरेजेस मौजूद हैं और उसके ऊपर मज़ीद भी काम हो रहा है। खैर ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और इसके ऊपर एक डिटेल्ड प्रोग्राम रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच शबान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं और प्रोग्राम को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आप फाइनेंस डिवीज़न के हवाले से यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी है। टैक्स पॉलिसी का इख्तियार जो है वो फाइनेंस डिवीज़न को मुंतकिल कर दिया गया है। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया। इससे पहले वाज़ेह रहे कि टैक्स के हवाले से पहले भी हम देख चुके हैं कि बजट जो आएगा उसके ऊपर भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये ब्रीफिंग दी थी कि सैलरीड क्लास पे एक इम्पैक्ट नहीं डाला जाएगा। और साथ साथ जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इससे पहले लास्ट बजट के अंदर काफ़ी चीज़ें थी जो इम्प्लीमेंट की गई थी। इस बार कंसेशन बेस्ड यानी कि टैक्स के हवाले से जो है कंसेशन बेस्ड होगी। और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में जो टैक्स पॉलिसीज़ होंगी वो भी फाइनेंस डिवीज़न के पास इसका इख्तियार होगा। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि साथ साथ IPPs के हवाले से जो सेटलमेंट्स हैं यानी कि कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से वो काफ़ी हद तक सेटल हो चुकी हैं। और जो एक इम्पैक्ट्स होंगे यानी कि हम कह सकते हैं कंसेशन के हवाले से वो आम आवाम को पास ऑन होंगे। ये गुड न्यूज़ हम पहले भी शेयर कर चुके हैं आपके साथ। और तकरीबन यहाँ पर एक अच्छा पर यूनिट प्राइस के हवाले से गैप आएगा। आज इसके हवाले से भी आपको बताना ज़रूरी है, वो भी बात करेंगे। और ये जो एक बचत होगी यानी कि ये एक हम सेविंग करेंगे, ये हमारी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस या इसकी मद में देखी जाती थी, वो अब नहीं आएगी। तो इससे एक रिलीफ अगेन जो है वो गवर्नमेंट की जो एक प्रायोरिटी है कि आम आवाम को रिलीफ देना है, तो वो रिलीफ का वादा जो है वो पूरा हो जाता है यहाँ पर। आज इसके हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ मेरान के PK का एक जगह जहाँ पे गैस डिस्कवरी हुई है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसके गैस के मुआहदे पे मज़ीद जो एक हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइन किए गए हैं। इसके हवाले से आज बात करेंगे। वी हैव गेस्ट फ्रॉम कराची स्टूडियोज़, उनको वेलकम करेंगे। राजा कामरान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, एक टैक्स पॉलिसीज़ के हवाले से भी पावर शिफ्टिंग हो रही है और दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि टैक्स जो है वो चीज़ें
न्यू इंसेंटिव्स की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कामरान साहब, आपके पास क्या न्यूज़ है, सबसे पहले ये भी बताइए। और दूसरा ये कि टैक्सेस के हवाले से जो नेक्स्ट बजट आएगा, इसमें बर्डन भी कम करने की बात की जा रही है। जी नताशा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। आपके तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। देखें, पाकिस्तान में बहुत अरसे से ये बात कही जा रही थी कि जो टैक्स के लागू करना है और टैक्स की वसूली है, इन दोनों को अलग अलग किया जाएगा। इस हवाले से बहुत से काम कहे गए, बहुत सी तजावीज़ आई, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। फिर भी जो टैक्स की वसूली थी और टैक्स की आयद करना था, दोनों जगह जो चीज़ें हैं वो एक जगह पर ही रहीं, और वो FBI के वही अफसरान जिनका काम टैक्स वसूली था, उन्हीं का काम जो था टैक्सेशन को आयद करना भी था। तो इस वजह से कोई इन डेप्थ और कोई गहरा काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो अफसरान टैक्स वसूली में सारा साल मसरूफ़ रहते हैं, उनके लिए एक बैठ कर सोच के कहाँ से हमें टैक्सेशन लानी चाहिए, डेटा एनालिसिस करके उसकी तजावीज़ लेके उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की जो बात थी वो नहीं हो पा रही थी। FBR के जो अफसरान हैं वो सारा साल अपने अहदाफ को हासिल करने में लगे रहते हैं। तो अब ये जो पॉलिसी शिफ्ट किया है, इससे एक जो रिफॉर्म एजेंडा है वो आगे बढ़ा है, और उसको जो है अब टैक्सेशन की पॉलिसी कोई और बनाएगा, टैक्सेशन की आयद करने की पॉलिसी कोई और बनाएगा, और उसको इम्प्लीमेंट करने का जो है इदारा मुख्तलिफ होगा। तो इस तरह से एक जो जिम्मेदारी है वो FBR से कम की गई है, और FBR को इस बात का पाबंद किया गया है, FBR को सिर्फ एक टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि FBR के जो एम्बेड है उसको टैक्स वसूली के हिसाब से वसी किया जा रहा है। उसमें मजीद जो एवेन्यूज़ हैं उनको शामिल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर रिटेलर सेक्टर को शामिल किया जा रहा है। FBR में जो छोटे ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उनके साथ जो FBR है वो इंगेज करने जा रही है, वो कर रही है, मगर चूंकि उसको दो तरह के काम करने पड़ते थे तो वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते थे। अब FBR के अफसरान का सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को जमा करें, और ये काम जो करने के लिए उन्हें अपने जो अहदाफ है उनको हासिल करना होगा। उनको रिटेल सेक्टर में जाना होगा, उनके छोटे ताजिरों के पास जाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट करनी होगी टैक्स देने वालों से, ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम टैक्स को जमा कर सकें। जी, सही फरमाया कामरान साहब। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड अबू धाबी रिलेशनशिप के हवाले से ही बात हो रही है। इसको भी बताइएगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना, और दूसरा ये कि एक इंटरनेशनली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना, ये कितना ज़रूरी है। पाकिस्तान में बैक टू बैक इंटरनेशनल विजिट्स हो रहे हैं, और फाइनली वो जो लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान में FDI नहीं आ रही या कमी देखी जा रही है, अब वो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2-3 साल में जो है बड़े ही अहम काम सरअंजाम दिए हैं। कोरोना के बाद पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आया, पाकिस्तान में भी आया। कोरोना में पूरी दुनिया जो है उसमें जो माशी तरक्की थी वो नोज़ डाइव हुई, पाकिस्तान की भी हुई। मगर उसके बाद हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो काम था बहुत तेज़ी से किया गया मईशत की बहाली के हवाले से। इन्फ्लेशन अभी साल 2023 में 38% था मई में, जो कि अब हम 2% पर खड़े हुए हैं। जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान जैसी मईशतों में अगर आप देखें, तुर्की देखें, अर्जेंटीना देखें, और जो अफ्रीका की तरक्की करती हुई मईशतें हैं उनको देखें, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी जो बढ़ा था वो इस हद तक कम नहीं हुआ जिस हद तक पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर लिया है। इसके अलावा आप देखेंगे साल 1.5 साल पहले पाकिस्तान के हवाले से बातें हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने ही लोग कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, मगर हुकूमत ने और तमाम इदारों ने मिलकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से जिस तरह से बचाया है, और पाकिस्तान ने एक अपना इकोनॉमिक टर्न अराउंड दिखाया है, उसके लिए हुकूमत ने और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सी जॉब्स ख़त्म हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है, मगर उस तमाम को पाकिस्तानी अवाम ने बर्दाश्त किया है, और उसके बर्दाश्त की सूरत में हुकूमत का जो रिफॉर्म एजेंडा था वो आगे बढ़ा है, और उस रिफॉर्म एजेंडे के मुस्बत असरात नज़र आ रहे हैं। जो बुनियादी शरह सूद 22% था वो कम हो गया। जब ये पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान ने इतनी जल्दी अपनी मईशत को बेहतर कर लिया है, तो वो सब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसी मईशत जो इसका GDP इस वक्त 3-3.5% है, उसके GDP में बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है कि वो तरक्की करे।
तो अब दुनिया के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। देखिए कि अगर आप जापान की तरफ जाएं वहाँ पे आबादी कम हो रही है, आप कोरिया की तरफ जाएं वहाँ की आबादी कम हो रही है, आप यूरोप में जाएं वहाँ पे आबादी कम हो रही है। कहाँ पे आबादी बढ़ रही है, कहाँ पे मार्केट बन रही है, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के साथ देखिए कि सेंट्रल एशिया पूरी लैंडलॉक इलाके हैं, इट फिर मीन्स कि चीन हमारी जो पाकिस्तान राहदारी वीकनेसेस है, है फिर वही पाकिस्तान हमारी स्ट्रेंथ बनने जा रही है आने वाले दिनों में। देखिए हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होता है, हर अपॉर्चुनिटी में आप क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं। हमने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा मिस किया है, मगर अब मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से इन मौक़ों को मैक्सिमाइज़ किया है, बावजूद इसके कि यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई। कोई सरबराह मुमलिकत आता है तो हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में कंटेनर लगा के बंद करना पड़ता है कि भाई उसकी हिफाजत करनी है। मगर इसके बावजूद देखिए कि लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रहे हैं और पाकिस्तान को इंगेज कर रहे हैं। हम दो तरफा इंगेजमेंट देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल इंगेजमेंट है, ये डिफेंस इंगेजमेंट है, ये फॉरेन रिलेशन की इंगेजमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट की इंगेजमेंट है। तो हमें पाकिस्तान के हवाले से बड़े मुस्बत नताइज आते हुए नजर आ रहे हैं। यूएई, आपने अबू धाबी के वली अहद की बात की, देखिए यूएई वो मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। वहां पे देखिए कि पाकिस्तान को जब डॉलर्स की जरूरत थी, इसने आईएमएफ को इस बात की गारंटी दी कि अगर पाकिस्तान को मजीद डॉलर्स की जरूरत पड़ी ज़र मुबादला की, तो यूएई इसकी जमानत देता है कि वो जो है वो पाकिस्तान में काम करेंगे। और इस तरह से जो है जो अबू धाबी है, वो पूरा यूएई जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज एक बेहतर कंडीशन में हमें नजर आ रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल हमारे ये दोस्त ममालिक हैं वो हमेशा से हमारे साथ हैं। थोड़ा लोकल बिजनेसेस के हवाले से बात करते हैं और लोकल इश्यूज के हवाले से बात करते हैं। आईबीबीज को जो कैपेसिटी पेमेंट दी जा रही थी वो बंद कर दी गई है, यानी कि 1500 अरब रुपए का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की किटी में आएगा। इसके हवाले से जो 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं सारिफिन, उनको भी फ़ायदा होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फ़ायदा होगा। इसके बारे में बताइए, ये पूरा माजरा क्या है, और दूसरा ये कि इसके इम्पैक्ट्स आने वाले दिनों में कितने पास ऑन होंगे। देखिए 1992 में पाकिस्तान में आईपीपीएस की पॉलिसी आई थी और पाकिस्तान में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो लगने शुरू हुए थे। पहले पाकिस्तान में वापडा के तहत जो पावर प्रोजेक्ट्स लगते थे तो उसमें कुछ थर्मल प्रोजेक्ट्स भी थे, मगर ज़्यादातर पाकिस्तान का इन्हिसार जो था वो पन बिजली पर था और उसमें गर्मियों में हमें पन बिजली ज़्यादा मिलती थी और फिर वो मौसमी लिहाज से वो ऊपर नीचे होती थी। तो पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने के लिए आईपीपीएस को लाया गया, मगर उसके जो एग्रीमेंट्स थे, चूँकि हमारी माशी तरक्की जो है वो एक लेवल पर नहीं पहुंची, एक सतह पर नहीं पहुंची और हमारी जो एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री थी वो ग्रो नहीं की, तो हमने ये जो प्रोजेक्ट्स लगाए ये हमारे लिए खुद बोझ बन गए और हमने अपनी जो इंटरनल कंजम्पशन थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। तो अब ये जो है इनके जो आईपीपीज हैं, इनके जो मुआहिदों की ड्यूरेशन थी वो ख़त्म होती चली जा रही है। जब ये ड्यूरेशन ख़त्म हो रही है तो पाकिस्तान जो नए मुआहिदे हैं उनसे वो कर रहा है और उससे टेक और पे के बजाय अब टेक एंड पे कर मुआहिदा कर लिया है। यानी पहले ये होता था कि आप खरीदें ना खरीदें, आपको बिजली की रकम अदायगी करनी है, उसमें फ्यूल चार्जेस की नहीं होती थी, बाकी उनको अदायगी करनी होती थी। मगर अब जो है हम जितनी बिजली खरीदेंगे उतनी ही की अब हम रकम अदा करेंगे। तो एक बिल्कुल नए मुआहिदे और नए रिजीम की तरफ जा रहे हैं। अभी कुछ आईपीपीस के साथ हो गया है, तकरीबन 1500 अरब रुपए की ये बचत हुकूमत ने की है। अभी इसमें मजीद काम करना बाकी है। देखिए पाकिस्तान में बिजली के हवाले से एक बड़ी मार्केट बनाने की बात की जा रही है जिसको CTBCM कहा जा रहा है, जिसमें हम पूरा बिजली का सेक्टर डीरेगुलेट करने जा रहे हैं कि बिजली कोई भी खरीदे, कोई भी बनाए, कोई भी बेचे, कोई भी खरीदे। इसमें हर एक को ओपन किया जा रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं और जो डिस्कोज हैं और जैसे कि इलेक्ट्रिक की निचकारी की गई है अब वो कामयाब जा रही है, इसी तरह से बाकी डिस्कोज की भी निचकारी की जाए और उनको निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए। तो पाकिस्तान को के हुकूमत को इस वक्त साहब हम इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के हवाले से और फ्यूल के हवाले से भी बात करेंगे। कमोडिटीज रेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। 1,197 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,61,935 रुपीज़। फाइनली हम देख रहे हैं अ लिटिल बिट थोड़ा सा
प्राइस जो है वो गोल्ड के कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल रेट गोल्ड रेट पर आउंस $2,913.54, ऑयल WTI पर बैरल $69.34, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $73.34। अच्छा, ऑयल प्राइसेस में कमी देखी जा रही है, इंटरनेशनल गोल्ड का क्या ट्रेंड चल रहा है? राजा साहब से पूछते चलते हैं। राजा कामरान साहब, ये बताइएगा कि इंटरनेशनली ट्रेंड चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से हमने देखा US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, उसके बाद से थोड़ा सा गोल्ड प्राइसेस जो है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन मूव करने लगे, ऑयल प्राइसेस में भी चेंजेस आए। अमिड हम कह सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस अब फिर जो है वो थोड़ा सा बाउंस बैक करके अब डाउन साइड पे आएंगे। तो क्या लग रहा है आपको, क्या सिचुएशन होगी? देखिए, सबसे पहले हम गोल्ड पर बात कर लेते हैं। जब से ट्रंप आए थे तो उसके बाद जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट था उसमें एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया था। गुज़िश्ता 30-40 साल में अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको के साथ जो एक माशी सर्कल, एक माशी जो इक्विलिब्रियम कायम किया था, वो माशी इक्विलिब्रियम जो है वो हिलता हुआ नजर आया। और जो टैरिफ की वजह से खुद अमेरिका की अपनी मईशत में एक भूचाल, एक अभी हमें इन्फ्लेशन नज़र आ रहा है। और इस वजह से जो है अब जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अमेरिकन बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ था, उनका ये ख्याल था कि इससे डॉलर की जो अर्निंग है और डॉलर की आमदनी जो है वो कम होगी। तो उन्होंने अमेरिकन बॉन्ड्स के बजाय जो गोल्ड है, सबसे ज़्यादा सिक्योर समझा जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू की और गोल्ड के प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गए। इसके अलावा दीगर मेटल्स जैसे चांदी है वो भी थोड़ा बहुत ऊपर गया, मगर गोल्ड ऊपर गया। और गोल्ड के हवाले से एक और भी मसला ये है कि आपका मोबाइल फ़ोन हो या आपका कैमरा हो या आपका टेलीविज़न हो, इसका जो सर्किट है इस पर गोल्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो गोल्ड का बहुत माइनर सा इस्तेमाल जो है आपके मोबाइल फ़ोनों में भी होता है, मगर जब ये बहुत बड़ी तादाद में बन रही हो तो गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे जैसे चिप्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, माइक्रो चिप्स का और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ रही हैं, हम डिजिटाइजेशन पर जा रहे हैं, वैसे वैसे इन सर्किट्स के लिए गोल्ड की तलब भी बढ़ती चली जा रही है। तो गोल्ड की तलब एक तो ज्वेलरी के हवाले से बढ़ रही है, उसके अलावा गोल्ड की तलब जो है सेंट्रल बैंक्स में बढ़ रही है कि वो अपने आप को अपनी करेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड को रखना चाहते हैं ताकि वो अपने किसी भी माशी धचके से अपने आप को बचा सकें। इसके अलावा जो गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूज़ है वो बढ़ रहा है और सरमायाकार भी जो बॉन्ड में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो भी निकलकर अब गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। गोल्ड की तरफ जाने का एक और भी मसला ये है, जो उन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कि अमेरिका में इन्फ्लेशन कम हो रहा है। पूरी दुनिया में जो बड़ी मईशतें हैं जैसे बरतानिया है, अमेरिका है और बाकी यूरो जोन है, वहाँ पे इन्फ्लेशन कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उनके बॉन्ड पर जो यील्ड थी और मुनाफा था वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो गोल्ड पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहेगी, मगर गोल्ड इस वक्त कोई मेजर डिप आती हुई गोल्ड में नज़र नहीं आ रही है। जहाँ तक ऑयल प्राइसेस में कमी की बात है, तो अमेरिका ने जो इकदाम उठाए हैं उसके जो असरात हैं वो अब कुछ दिनों में आना शुरू हो जाएंगे और अमेरिका का मकामी सतह पे इन्फ्लेशन बढ़ने शुरू हो जाएगा। और अमेरिका में मिसाल के तौर पे जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें इजाफा होगा, क्योंकि अगर मैक्सिको से आने वाली सब्जियों पे 10%, 20%, 25% और कनाडा से आने वाली फूड ग़िज़ाई अजनास पे टैक्सेस लगते हैं, तो उससे जो आम अमरीकी हैं उनकी जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें इजाफा होगा। राइट, वेल थैंक यू सो मच राजा कामरान साहब हमारे साथ मौजूद रहे। आप काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं जब गोल्ड और हमने ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात की, तो यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन ट्रेंड तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हम ऑयल को फर्दर डाउन आते हुए देखेंगे। मजीद भी बात होगी, बट करेंसी रेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 292.51 के लेवल पर, सेलिंग वॉज 293.03। यूके पाउंड 353.77 बाइंग रही, जबकि सेलिंग वॉज 354.4। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.5, सेलिंग वॉज 280। चाइनीज ऑन बाइंग रही 38.58 रुपीज़, सेलिंग वॉज 38.65। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.53 रुपीज़, सेलिंग वॉज 74.66। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.63, सेलिंग वॉज 76.77। Omani Riyal buying रही 722.65, selling was 724.75, and lastly Kuwaiti Dinar buying रही 907 rupees,
सेलिंग वाज 908.62 रुपीज़। कुवैती दिनार थोड़ा सा शूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक करेंसी में जो है वो एप्रिसिएशन देखी जा रही है। अच्छा, आज के दिन हमने IPPs के हवाले से आपसे डिटेल डिस्कशन की। ख़ास कर ये बताना ज़रूरी है कि कैपेसिटी पेमेंट वाकई अब बंद हो गई है। इससे एक बहुत ज़बरदस्त हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की किटी में इजाफा होगा 1500 अरब रुपए का। इट मीन्स के पाकिस्तानी जो घरेलू सारिफीन हैं इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। एक इकॉनमी के हवाले से एक गुड न्यूज़ होगी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।